जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से जो है सितंबर मंथ का करंट अफेयर सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया था, वो किसी कारणों से जो है बेसिकली वो रुक गया था। तो उसको आज मैं फिर से जो है स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आगे जो है अगले 5 महीने जो है ये जो है करंट अफेयर सीरीज चालू रहेगा, ठीक है। और पिछले 1 साल का जो भी करंट अफेयर है उसको मैं कवर कराऊंगा किसी भी हालत में, ठीक। तो इसमें कुछ जो सीरीज जो है बेसिकली इसको मॉडिफाई किया है मैंने, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक मैं कवर करूंगा, आगे से जो भी करंट अफेयर सीरीज जो है वो जो अपलोड होगी उसमें जो पहला टॉपिक जो मैंने जो इंक्लूड किया है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक किया है, ठीक है। तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने पहला टॉपिक जो है उसको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा मैं कि जो भी प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज होते हैं, जिनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बेसिकली ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं आप, उन टॉपिक्स को बेसिकली मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक। इसके अलावा जो है जो अपना जो करंट अफेयर चल रहा था मैगजीन वाला, ठीक है, वो तो मैं साथ साथ कवर कराऊंगा ही। जैसे आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत में जो है मैंने प्रीलिम्स का एक टॉपिक उठाया है, रामसर साइट्स वाला, और उसके बाद जो मैं जो टॉपिक्स है जो करंट अफेयर मैगजीन से जो मैं कवर कर रहा था वो तो मेरा जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको मैंने इम्प्रोवाइज किया है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है बेसिकली जो है अब 5 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को। 28 मई को जो है प्रीलिम्स आपका शेड्यूल्ड है यूपीएससी का। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है मैंने ये एक नई कोशिश की है, एंड आई एम होपफुल कि आपको ये पसंद आएगी, ठीक है, और आपके प्रिपरेशन में ये मदद करेगी, ठीक। तो आज का जो दिन है वो 22 दिसंबर है, ठीक है। आज का दिन जो है वो 22 दिसंबर है। और आज का दिन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। वो दो वजह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला जो है वो है आज नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो आज जो है वो नेशनल मैथमेटिक्स डे है। और आज ही के दिन जो है बेसिकली श्रीनिवास रामानुजन थे, उनका जो है आज बर्थडे है, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और इंडिया से थे, साउथर्न इंडिया से, बेसिकली तमिलनाडु से थे। इरोड में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही कम एज में, बहुत ही कम आयु में जो है 32-33 साल की आयु में इन्होंने कई मैथमेटिकल इक्वेशन दिए, ठीक है। थ्योरी ऑफ नंबर्स हो, चाहे पार्टीशन थ्योरम्स हो, ठीक है। तो उस पे बेसिकली चाहे सीरीज ऑफ पाई हो, तो उसको लेकर इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिकली इनका एक रिसर्च रहा मैथमेटिक्स में, इनका योगदान रहा। तो उसको लेके जो है 2012 में जो प्राइम मिनिस्टर थे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो तब से जो है बेसिकली 22 दिसंबर को डेडिकेट किया गया है नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है 22 दिसंबर को होता है, और आज 22 दिसंबर है, इसलिए जो है बेसिकली मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है नेशनल मैथमेटिक्स डे को, सॉरी, रामानुजम को लेके। 2015-16 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मूवी आई थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो उसको लेके क्वेश्चन प्रीलिम्स पूछ दिया था। तो प्रीलिम्स में बेसिकली यूपीएससी में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, चाहे कोई क्रिकेट मैच है, चाहे कोई और मैच है, चाहे कोई कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक तो खैर 2021 में हुआ था। तो इस तरह कोई भी जो बेसिकली गेम होते हैं, ठीक है, कोई कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स होते हैं, तो उसके बारे में जो है उसका थीम क्या है, कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट की है, इंडिया से जो मेडल्स हैं वो किस किस खेल में आए हैं, और कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जो उस मेडल को लाया है। तो समझ रहे हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड जो होता है वो इंटरेस्ट होता है प्रीलिम्स में जो यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है। तो एक तरीके से जो है एक मूवी के नाम पे जो है रामानुजम पे एक मूवी बनी थी, उस पे उसके नाम पे एक क्वेश्चन आया था 5-6 साल पहले। तो क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के इवेंट से, ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा जो है आज जो है बेसिकली विंटर सॉलिस्टिस है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, जो 22 दिसंबर जो बेसिकली होता है, ये विंटर सॉलिस्टिस होता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, ठीक। तो विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, ये बेसिकली जैसे आपका अर्थ है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है बेसिकली इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ जो है बेसिकली ये अपना जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ये आपको पता होगा, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, उसमें आपने बेसिक्स में कवर किया होगा, ठीक है। तो उसको लेके बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 22 दिसंबर जो है इसको हम लोग विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। तो ये बेसिकली जो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, इक्वेटर से बेसिकली जो ऊपर का पोर्शन है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और ये बेसिकली जो है
साउथर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसके नीचे वाले पोर्शन को। तो बेसिकली 22 दिसंबर के दिन जो होता है, सन की रेज जो होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब 23 डिग्री साउथ जो है उस पे जो है सन की रेज जो होती हैं ओवरहेड होती हैं, डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ती हैं। इसी वजह से जो है बेसिकली क्या कहते हैं इसको, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, और साउथर्न हेमिस्फेयर में इसको क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिस कहते हैं। इसको लेके प्रीलिम्स में बेसिकली क्वेश्चन भी बनते हैं, टेस्ट में क्वेश्चन भी बनते हैं कि क्रिसमस, जो क्रिसमस है हम लोग क्या देखते हैं, क्रिसमस जो होता है यहाँ पे ठंडियों में होता है, ठीक है, यहाँ पे ठंडियों में होता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन बनता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस मनाया जाता है गर्मियों में, तो वो ऑप्शन सही होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में निश्चित तौर पे क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि सन की रेज जो होती हैं वो डायरेक्टली जो है साउथर्न हेमिस्फेयर पे जो भी लैटिट्यूड्स होती हैं उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ती हैं, और आज के दिन जो है बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं। इसके अलावा जो है आपको ये पता होगा कि 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च, कुछ डेट्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। 21 मार्च, इसके अलावा 22 जून, ठीक है, 21 मार्च, 22 जून, 23 सितंबर, सॉरी 21 जून, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ठीक है। ये 4 डेट आपको याद रखने हैं। तो 21 मार्च को बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ठीक है, सॉरी, जो इक्वेटर होते हैं, जो इक्वेटर होती है इसके ऊपर सन की रेज जो है डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर इसको इक्विनॉक्सेज कहते हैं, ठीक है, इक्विनॉक्सेज, ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो जो इक्वेटर होते हैं इसके ऊपर सन की रेज जो है डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है 21 जून, जो 21 जून है बेसिकली इसके ऊपर जो होता है बेसिकली, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हिंदी में शायद कर्क रेखा कहते हैं, तो इसके ऊपर सन की रेज जो है डायरेक्टली पड़ती हैं। और इसके बियॉन्ड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, इसके बियॉन्ड जो सन की रेज हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, मतलब सीधी जो होती हैं, ओवरहेड नहीं होती हैं, स्लैंटिंग होती हैं, तिरछी रेज होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पे मतलब 0 डिग्री पे सन की रेज ओवरहेड होती हैं, इनको इक्विनॉक्सेज कहते हैं। 21 मार्च को बेसिकली कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्सेज, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्सेज, और 23 सितंबर को कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्सेज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 21 जून को बेसिकली क्या होता है, समर सॉलिस्टिस होता है, जो अपना 23 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इस पे बेसिकली क्या होती है, सन की रेज सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है बेसिकली 22 दिसंबर के सिग्निफिकेंस में मैंने आपसे 2 फैक्ट्स जो हैं बेसिकली 2 फैक्ट्स चर्चा किए। आज जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया, और दूसरी जो है आज विंटर सॉलिस्टिस है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, और समर समर सॉलिस्टिस है साउथर्न हेमिस्फेयर में। तो आपको बेसिकली जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आज जो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने जो आज टॉपिक उठाया है उसमें सबसे पहला जो है वो है रामसर वेटलैंड, ठीक है, रामसर वेटलैंड। तो मैंने अपना कोर्स स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि जो कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है करंट अफेयर सीरीज का वो बेसिकली इसी तरह का होने वाला है कि डेली बेसिस पे जो पहला टॉपिक है वो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मैं पहला टॉपिक उठाऊंगा। आपको करना क्या है कि आप शॉर्ट नोट्स एक अपना तैयार कर लीजिए, अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, और जो भी मैं पहला टॉपिक कराऊंगा आप उसको बेसिकली प्रीलिम्स पे ध्यान रखते हुए आप शॉर्ट नोट्स में वो टॉपिक कवर करते जाइए। जैसे आज मैं रामसर वेटलैंड करा रहा हूँ, तो आज आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसमें बेसिकली रामसर वेटलैंड को लेके जो है अपना एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जिन टॉपिक्स को मैं कवर कराऊंगा डेली बेसिस पे, जिन टॉपिक्स को प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स को मैं कवर कराऊंगा वो जो है उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो प्रीलिम्स के एग्जाम में सब कुछ जो है आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे यूपीएससी जो है बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस उठाती हैं, यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस उठाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उन टॉपिक्स को मैं टारगेट करूंगा, और वो टॉपिक्स पता कैसे चलते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, ठीक है, और ट्रेंड से पता चलते हैं कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा सकती है। वैसे तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि भाई क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे, ऐसी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, भले उससे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए। यूपीएससी में अगर नहीं आते हैं तो हो सकता है पीसीएस में आ जाए, ठीक है, किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में आ जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स मैं कवर करा रहा हूँ। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि अगर 3-4 महीने जो है आप लगातार जो है ये सीरीज अगर फॉलो करेंगे तो आपके 100-150 टॉपिक जो है बेसिकली ऐसे ही जो है कवर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपना जो बेसिकली प्रीलिम्स है उसमें आप सक्सेस तभी होंगे जब आपके 3 पिलर्स जो है बेसिकली
वो आपके स्ट्रांग होंगे। आपके 3 पिलर्स बेसिकली जो स्ट्रांग होंगे। पहला पिलर जो है वो स्टैटिक पोर्शन का है, पहला पिलर जो है वो स्टैटिक पोर्शन का है, दूसरा पिलर जो है वो करंट अफेयर का है, और तीसरा पिलर जो है वो टेस्ट का है। ठीक है, तो आपको बेसिकली तीनों तीनों पिलर्स पे ध्यान देना है। आपने स्टैटिक पोर्शन कवर कर रखा होगा, जो भी किताबें आपने पढ़ी होंगी वो तो आप जानते होंगे, कोई कोचिंग कवर किया होगा, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े होंगे। तो स्टैटिक पोर्शन आपने पॉलिटी भी पढ़ी होगी, आपने ज्योग्राफी भी पढ़ी होगी, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, आपने मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने इकोनॉमी कवर किया होगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी कवर किया होगा, इंटरनेशनल रिलेशन कवर किया होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर किया होगा। सब कुछ आपने कवर कर रखा होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं किया है तो अभी अभी 5 महीने हैं, हो सकता है साथ साथ हो सकता है, तो आप जितना हो सके स्टैटिक पोर्शन जो है जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर सीरीज तो मैंने स्टार्ट कर रखा है। आपको बेसिकली करना क्या है, करंट अफेयर जिस महीने का मैं कवर करा रहा हूँ वो करंट अफेयर जो है साथ साथ आप करते जाइए। आप लास्ट में जो है बेसिकली उसको पाइल अप नहीं करें, इकट्ठा ना करें, और इस भरोसे ना रहे कि भाई कोई कोचिंग जो है वो शॉर्ट नोट्स लास्ट के टाइम पे शॉर्ट नोट्स मुझे प्रोवाइड कर देगी, समझ रहे हैं ना, और उससे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी कोचिंग का कोई भी मैगजीन आप उठा लीजिए, यूपीएससी जैसे एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है कि उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको जो है लगातार जो है बेसिकली इन तीनों चीजों पर ध्यान रखना है। आपको स्टैटिक पोर्शन भी तैयार रखना है, आपको करंट अफेयर करना है, करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स जो है वो तैयार कर लेने हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो है पूरी की पूरी मैगजीन जो है साल भर की, आप उसके पन्ने नहीं पलट सकते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इसके अलावा आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, उसको चेक करने के लिए आप टेस्ट टेस्ट देने का जो टाइम है वो शुरू हो गया है। 5 महीने बचे हैं, अभी से जो है हर 2 दिन 4 दिन पे जो है बेसिकली आप एक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और टेस्ट देकर ऐसे छोड़ना नहीं है, आप उसको इवेल्युएट करिए कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो एक एनालिसिस बेसिकली करिए कि मेरी तैयारी किस लेवल पे है। एक एक चीज होता है कि भाई आपको कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं होने चाहिए, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। यूपीएससी जो है हमेशा हर साल जो है फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछती है पॉलिटी में, हर साल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन पूछती है, हर साल प्रीएम्बल से पूछती है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछती है। तो उसमें ही बच्चों के गलती क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हैं ना। वो यूपीएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं, हर साल क्वेश्चन पूछती है और बच्चे हर साल क्वेश्चन गलत करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इन टॉपिक्स पे आप एक कमांड डेवलप करिए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको जो है ये इन तीनों टॉपिक्स, इन तीनों पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, तीनों पिलर्स पे, स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर हो और टेस्ट हो, इन पे ध्यान देना है। ठीक है, और साथ साथ जो हिडन पिलर्स हैं जो आपको करना ही करना है, शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाने हैं, और इसके अलावा जो बेसिकली रिवीजन है, रिवीजन को आप कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन जो है वो करते रहना है, नहीं तो आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिएगा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक आज शुरू करते हैं जो आज हम लोगों ने उठाया है टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक जो अब प्रीलिम्स स्पेसिफिक, मैंने जैसे बताया कि मैंने पहला टॉपिक में प्रीलिम्स स्पेसिफिक करूंगा पहला, तो उसमें रामसर साइट्स, तो रामसर साइट्स से क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं एग्जाम में, तो इसको लेके बेसिकली जो है मैंने रामसर साइट्स उठाया है आज का टॉपिक। तो रामसर साइट्स जो है बेसिकली ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था बेसिकली 1971 में यूनेस्को के द्वारा। तो रामसर एक बेसिकली ट्रीटी है, रामसर जो है बेसिकली ट्रीटी है वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए, वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए एक रामसर जो है ये ट्रीटी हुई थी 1971 में। ठीक है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए कि 1971 में बेसिकली रामसर जो है ये सिटी है ईरान की, रामसर ये सिटी है ईरान की, सिटी है कहाँ की है, ईरान की। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है 1971 में यूनेस्को यूनेस्को के तहत स्टेब्लिश हुआ था ये ट्रीटी। ठीक है, एनवायरमेंटल ट्रीटी है, इसमें वेटलैंड प्रोटेक्शन पे काम किया जाता है। ठीक है, वेटलैंड प्रोटेक्शन, तो वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए जो है बेसिकली ये ट्रीटी बनाई गई थी। अब वेटलैंड क्या होता है सर, तो वेटलैंड बेसिकली समझ रहे हैं, वेट मतलब इतना तो आपको पता होगा, वेटलैंड वेट मतलब जो होता है गीला। तो ऐसा कोई भी बेसिकली लैंड, ऐसा कोई भी लैंड जो बेसिकली जो है सेचुरेटेड है, समझ रहे हैं ना, वाटर जो है बेसिकली वहां पे आ रहा है, पानी कहीं से आ रहा है, और वो जो बेसिकली वाटर सेचुरेटेड लैंड है, वाटर सेचुरेटेड लैंड है, समझ रहे हैं ना। तो जिसमें आपके बेसिकली मैंग्रोव्स कवर हो गए, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, चाहे मार्सेज हो गए, चाहे रिवर्स जो नदियां हो गई, लेक्स जो नदियां, तालाब हो गए, डेल्टा, ठीक है, जो डेल्टा हो गए, डेल्टा जो होते हैं जो कोस्टल एरियाज में बेसिकली जहाँ रिवर्स जो होती हैं, बेसिकली रिवर्स जो हैं वो ओशियन से मिलती हैं, समझ रहे हैं ना। तो वहां पे रिवर जो है सी से मिलती है, तो वो बेसिकली डेल्टाज। इसका फ्लड प्लेन आ गए, कहीं से बाढ़ आ गया तो बाढ़ आ गया तो वहां पानी जमा हो गया, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा कोरल रीफ हो गया,
राइस फील्ड भी हो सकता है। आपसे अगर यूपीएससी ऑप्शन में पूछ दे कि भाई राइस फील्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है रामसर साइट, हाँ हो सकता है। राइस फील्ड क्यों नहीं हो सकता है, वेटलैंड हो सकता है। इसके अलावा आपका फ्लडेड फॉरेस्ट हो सकता है, फॉरेस्ट ऐसा जिसमें फ्लड आ गया हो और पानी जमा हो गया हो, वो भी हो सकता है। इसके अलावा मरीन एरिया, ऐसा कोई मरीन एरिया जिसकी हाइट जो है 6 मीटर से कम हो, लेस देन 6 मीटर, तो वो भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा वेस्ट वाटर पॉन्ड है, ऐसा कुछ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन पानी जमा है। ठीक है। तो ये सब बेसिकली रामसर साइट हो सकते हैं। तो एक बेसिकली रामसर साइट कुछ भी हो सकता है, उसके कुछ बेसिकली नॉर्म्स रखे गए हैं कि वहां पे इतने बर्ड्स होने चाहिए, इतनी स्पीसीज के होने चाहिए, वो बर्ड्स जो है वो वल्नरेबल होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो उसको लेके भी वो नॉर्म्स बस पूरे करने चाहिए। बाकी रामसर साइट जो है राइस फील्ड भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो रामसर क्या है, रामसर साइट बेसिकली क्या है कि वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रीटी हुई थी 1971 में, रामसर। और बेसिकली जो है इसमें जो है वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है। ठीक है। तो उसको लेके ये रामसर साइट्स है। और जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इंडिया में जो सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो है सुंदरबन। तो सुंदरबन जो है सुंदरबन, तो ये बेसिकली जो है वेस्ट बंगाल का ये सबसे बड़ा जो है रामसर साइट है, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट रामसर साइट, अब इस पे आइए, लिस्ट पे आइए। तो इंडिया में टोटल 75 जो है वो रामसर साइट्स हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में, आपको पता क्या होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ, जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए वो आपको पता होना चाहिए। आप एक बार गूगल भी कर लीजिएगा, कंफर्म भी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा सर ये भी पता होना चाहिए क्या कि कौन सी साइट जो है वो कौन से स्टेट में है? हाँ सर पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर ऐसे साइट जिसको रिसेंट में ऐड किए गए, जैसे ये 2020 में ऐड किया गया, 2022 में ऐड किया गया है, 21 में ऐड किया गया है, समझ रहे हैं ना। तो जो रिसेंट में साइट ऐड किए गए हैं, जो साइट्स रिसेंट में ऐड किए गए हैं, वो तो मस्ट है कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रिसेंट में जो साइट ऐड किए गए हो तो पता ही होने चाहिए। इसके अलावा आपको सारे साइट्स, मुश्किल है मुझे पता है, मुश्किल है याद करना, लेकिन डेली बेसिस पे जो है, डेली बेसिस पे अगर आप इसको मेमोराइज करते हैं, डेली बेसिस पे आप 2 मिनट, आपको रट्टा नहीं मारना है, डेली बेसिस पे आप 2 मिनट जो है सुबह सुबह जो है या कभी भी आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, इसको एक रीडिंग कर लीजिए। तो हो सकता है चारों ऑप्शन में आपको, हो सकता है चारों ऑप्शन में डाउट हो, लेकिन आपको इतना डाउट ना हो कि भाई पार्वती जो है वो तमिलनाडु में है। आपको उस टाइम आप याद हो जाएगा, आप 3-4 बार अगर पढ़े रहेंगे, 4-5 बार अगर पढ़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पे जो आप गलती तो नहीं करेंगे। मैचिंग में अगर मैच करने के लिए बोल दिया जाए तो निश्चित तौर पे आप सही करेंगे, अगर आपने डेली बेसिस पे एक बार मेमोराइज किया होगा। और ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपका 50-60 पेज का अगर शॉर्ट नोट्स बनता है, शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स का 50-60 पेज का बनता है, उसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते हैं तो मुश्किल से उसमें 1 घंटा आएगा, मुश्किल से 1 घंटा समय आएगा, क्योंकि बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको कम समय लगेगा रिवाइज करने में, समझ रहे हैं ना। आपकी टाइमिंग जो है रिवाइज करने की डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है। तो उसको बस आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि सारी जो वेटलैंड है वो कौन से स्टेट में है। कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, दीपोर बिल आसाम में है, कबरताल जो है वो बिहार में है, तो थोल जो है वो गुजरात में है, भिंडवास जो है वो हरियाणा में है। ठीक है। और चंद्रताल जो है वो हिमाचल में है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेटलैंड जो है, कौन सा रामसर साइट जो है वो किस स्टेट में है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये सारे 75 साइट्स आपको याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हाल में जो ऐड किए गए हैं वो तो निश्चित तौर पे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो है अपना जो सुंदरबन जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा रामसर साइट है, ये आपको मैंने बता दिया। और इसके अलावा जो पहला रामसर साइट था, जो फर्स्ट रामसर साइट था, वो जो है बेसिकली ये चिल्का लेक 1981। कहाँ है भाई? तो चिल्का लेक जो है बेसिकली, चिल्का लेक जो है बेसिकली ओडिशा में है, JKLMNO, हाँ। तो ये रहा चिल्का लेक। तो चिल्का लेक जो है ओडिशा में है, ये सबसे पहला साइट था जो कि ऐड किया गया था। इसके अलावा केओलाडेओ राजस्थान में, तो राजस्थान पे आ गए केओलाडेओ, हाँ। तो ये 2 साइट जो है सबसे पहले ऐड किए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपको क्या पता होना चाहिए। रामसर साइट वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली ये ट्रीटी थी, रामसर ईरान में। ये ट्रीटी 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। इंडिया में टोटल 75 साइट्स हैं, इंडिया में टोटल
75 साइट्स हैं। कौन से साइट कौन से स्टेट में है ये आपको याद करना है। हाल में जो साइट ऐड किए गए वो तो आपको निश्चित तौर पे याद करना है। पहला रामसर साइट जो था वो चिल्का लेक ओडिशा और केवलादेव राजस्थान में था। इसके अलावा सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ा रामसर साइट है। ठीक है, तो इतनी बातें जो है कम से कम आपको पता होनी चाहिए। और रामसर साइट जो बेसिकली रिवर भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, राइस फील्ड भी हो सकता है जो कि फ्लडेड है वाटर के द्वारा। तो ये सभी रामसर साइट्स हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बताना चाहिए सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो बेसिकली 14, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं 14 रामसर साइट है। तमिलनाडु में बेसिकली 14, तमिलनाडु में बेसिकली 14 रामसर साइट है। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु स्टेट जो है उसमें है। उसके उसके बाद जो अपना यूपी है, अपना यूपी है उसमें 10 जो है वो रामसर साइट है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो पीसीएस जो दे रहे हैं, यूपी पीसीएस जो दे रहे हैं, तो आपके स्टेट में यूपी में जो है बेसिकली कौन कौन से रामसर साइट हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जो पीसीएस दे रहे हैं वो ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बखीरा, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती, आगरा, समन, समसपुर, सांडी, सरसई और सुर सरोवर और अपर गंगा। ठीक है, तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और हाल में जो है आप देख सकते हैं कि ये 2021 में जो है ये बखिया और हैदरपुर जो है ये ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो रामसर साइट के बारे में डिटेल में हम लोगों ने जान लिया। ठीक, तो अब आते हैं जो मैगजीन जो है उस पर हम लोग अब आते हैं। ठीक है, अब मैगजीन में जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे डिटेल में। ठीक, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया कि डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर मैं कवर कराऊंगा उसमें पहला टॉपिक जो है मैं उठाऊंगा किससे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक उठाऊंगा, क्योंकि प्रीलिम्स जो है अब नजदीक आ गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए पहला टॉपिक मैं उठाऊंगा। उसके बाद जो है बेसिकली जो भी आपका मैगजीन चल रहा है वो मैं कवर कराऊंगा, जो कि थोड़ा सा एनालिटिकल होगा मेंस स्पेसिफिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक है क्या। तो पहला टॉपिक है सोशल इश्यूज में वुमेन इन स्टेम। तो अगर आपको ध्यान होगा कि 3 वीडियोज मेरे अपलोड हुए हैं, पॉलिटी को लेके, आईआर और एनवायरनमेंट। हाँ, ये 3 वीडियो अपलोड हुए हैं और कुछ मिसिंग है, इकोनॉमी मिसिंग है, सिक्योरिटी मिसिंग है, उसके बाद सोशल इश्यूज पे मैंने जंप कर लिया है। तो उनके लेक्चर्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपलोड नहीं हो पाया है। तो मैं फिर से लेक्चर बनाऊंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं फिर से लेक्चर बनाऊंगा और वो अपलोड होंगे, तो उसको लेके आप टेंशन मत लीजिए। जो भी कुछ छूट जाता है वो छूटेगा नहीं, वो कवर होगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक है, तो सोशल इशूज जो है बेसिकली ये आज हम लोग इसके अंदर जो है वुमेन इन स्टेम, वुमेन इन स्टेम, तो ये टॉपिक जो है वो हम लोग कवर करेंगे, वुमेन इन स्टेम। ठीक है, तो स्टेम जो है ये टर्मिनोलॉजी, स्टेम टर्मिनोलॉजी क्या है। तो स्टेम टर्मिनोलॉजी जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, बेसिकली उसके लिए ये स्टेम टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के लिए ये स्टेम टर्मिनोलॉजी, उसी का शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज किया जाता है। तो वुमेन इन स्टेम क्या है? वुमेन इन स्टेम बेसिकली ये है कि जो वुमेन कम्युनिटी है, जो महिला समाज है, उसका साइंस के क्षेत्र में, उसका साइंस के क्षेत्र में फिलहाल क्या उनकी स्थिति है, उनकी कंडीशन क्या है, और दूसरी बात उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और उनके कंट्रीब्यूशन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उस पे बेसिकली वुमेन इन स्टेम में ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि वुमेन इन स्टेम बेसिकली यही है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस फील्ड में वुमेन कम्युनिटी को किस प्रकार से एक्सेल कराया जाए, किस प्रकार से उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, तो उसको लेके बेसिकली ये वुमेन इन स्टेम ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैज लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव अंडर वुमेन इन स्टेम, वेस्ट टू प्रमोट वुमेन इन स्टेम। ठीक है, तो एक वेस्ट इनिशिएटिव जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एक बॉडी है, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। बेसिकली ये सलाह देती है, इसका काम क्या है, सजेशन देना है। ठीक है, सजेशन देना, किसको सजेशन देती है, सॉरी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है ये सजेशन देते हैं, किसको देते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट इसको सजेशन देते हैं। क्या सजेशन देते हैं, ये सजेशन बेसिकली देते हैं कि साइंस के क्षेत्र में क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो कि हेड होते हैं, किसके हेड होते हैं, PMSTIAC, प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो ये प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, PMSTIAC। इसके हेड होते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो कि सलाह देते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट को। और सलाह जो देते हैं वो बेसिकली साइंस के क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं,
उसको ध्यान में रखा जाता है। आपको समझ में आ गया? तो उसी स्टेप में बेसिकली वुमेन कम्युनिटी को किस प्रकार से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में आगे बढ़ाना है, तो उसको लेके ये बेसिकली स्टेप उठा गया वुमेन इन स्टेम वेस्ट इनिशिएटिव। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत है क्या, पहले ये देखते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर है क्या। तो आई स्टेम इज अ नेशनल वेब पोर्टल फॉर शेयरिंग रिसर्च इक्विपमेंट फैसिलिटीज एंड प्रमोटिंग कोलेब्रेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन एकेडमिया। इसमें बेसिकली है क्या कि एक वेब पोर्टल होगा जो आई स्टेम है, इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। ठीक है, तो आई स्टेम का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। तो बेसिकली आई स्टेम क्या है, पहले ये समझ लीजिए। एक वेब पोर्टल है, बेसिकली एक वेबसाइट है। ठीक है, इस पे होगा क्या, इस पे ये होगा कि इसे गवर्नमेंट की कुछ रिसर्च लैब फैसिलिटी हैं, रिसर्च लैब कोई भी रिसर्च आपको करना है तो उसके लिए रिसर्च लैब चाहिए। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री में कुछ रिसर्च करना है, आपको फिजिक्स में कुछ रिसर्च करना है, तो आपको एक रिसर्च लैब चाहिए जहाँ पे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कुछ थीसिस होने चाहिए, समझ रहे हैं ना, तो कुछ असिस्टेंट्स होने चाहिए। तो ऐसे कुछ रिसर्च लैब की आवश्यकता है। लेकिन समस्या क्या है कि ये लैब्स जो है वो हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता है, हर कोई इस लैब को अप्रोच नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च करने में, लेकिन जो है आपके पास आसपास फैसिलिटी नहीं है, रिसर्च करने की। ठीक है, तो उसको लेके बेसिकली ये कदम उठाया गया आई स्टेम, जिसमें बेसिकली जो आसपास की रिसर्च लैब होंगी जो कि अंडर यूटिलाइज है, मतलब उनका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, अंडर यूटिलाइज्ड है, जिनका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वहां पे रिसर्च के लिए टाइम स्लॉट खाली है, समझ रहे हैं, तो उस पे टाइम स्लॉट होगा, इस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होगा कि आपके आसपास जो रिसर्च लैब है वहां पे इस टाइम स्लॉट में, मान लीजिए सुबह 9 से 12, तो सुबह 9 से 12 वहां पे कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, तो टाइम स्लॉट होगा। अगर कोई फीस है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, आप इतना फीस देकर वहां पे रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है एक तरीके से रिसर्च लैब को जो रिसर्चर हैं उनको रिसर्च लैब से जोड़ने के लिए ये एक इनिशिएटिव उठाया गया है। तो आपको समझ में आ गया। तो वुमेन इन स्टेम जो है बेसिकली वुमेन कम्युनिटी को साइंस, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आई स्टेम जो है बेसिकली किस प्रकार से रिसर्च लैब से जोड़ा जाए। ठीक है, तो उसको लेके ये कदम उठाया गया है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे आइए, आगे देखिए स्टेटस क्या है, फिलहाल जो है वुमेन का स्टेटस क्या है, स्टेम में जो वुमेन कम्युनिटी है खासकर इंडिया में, उसका स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से देखिए कि फीमेल स्टेम ग्रेजुएट जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स फील्ड है, इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें 44% है। चलिए ठीक है, ये संख्या फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 44% जो है वो फीमेल स्टेम ग्रेजुएट हैं। ठीक है, लेकिन जब रिसर्चर्स की बात आती है तो 14% हो जाता है, समझ रहे हैं, 14% रिसर्चर ही फीमेल रिसर्चर हैं। तो ये देखिए, ये काफी ज्यादा कम इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी कम हो जाता है यहाँ पर। जब इनके रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो यहाँ पे सिर्फ ये 14% है, जब फैकल्टी पोजीशन की बात आती है तो यहाँ पे सिर्फ ये 15% है। तो समझ रहे हैं कमियां कहाँ पे हैं, ग्रेजुएट तो हो रही हैं लेकिन इनके लिए रिसर्च फैसिलिटी नहीं है, चाहे ये रिसर्च में एक्सेल नहीं कर पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, किन्हीं कारणों से नहीं बढ़ पाती हैं। ठीक है, तो ये डाटा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेम, तो साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में, भारत में, तो उसको लेके ये डाटा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या स्टडी की गई है, इसके अलावा स्टडी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। इसने स्टडी किया कि स्कूल्स में जो है बेसिकली जो फीमेल स्टूडेंट होती हैं, और इसने ऐसा आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो बेसिकली आर्ट्स परसू करती हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली जो है वो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग फील्ड की जगह पे ऐसे कोर्सेज को छोड़कर बेसिकली वो आर्ट्स को परसू करती हैं।
वो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि उनके फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं, उनको बेसिकली हायर एजुकेशन की उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं, उसको लेके बेसिकली उनको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। तो ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए तो सिंपल ऑप्शन उनके लिए होता है कि वो आर्ट्स परसू कर लेती हैं। ठीक है, पहली बात ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टडी है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की स्टडी है। वर्ल्ड बैंक की जो ये स्टडी है ग्लोबल लेवल पे है, इंडिया की नहीं, ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे है। इसमें बेसिकली ये है कि ग्लोबली 18% ऑफ गर्ल्स इन टर्सरी एजुकेशन आर परसुइंग स्टेम। तो ग्लोबली आप देख रहे हैं डाटा, सिर्फ 18% गर्ल्स जो हैं वो टर्सरी एजुकेशन जो है वो परसू करती हैं। टर्सरी एजुकेशन समझ रहे हैं आप क्या है? जैसे प्राइमरी एजुकेशन जो बेसिकली होता है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन होता है, सेकेंडरी एजुकेशन बेसिकली 12th तक हो जाता है। तो टर्सरी एजुकेशन में जो है बेसिकली, टर्सरी एजुकेशन में जो बेसिकली है वो आपका ग्रेजुएशन हो जाता है। ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, हिंदी में बोले तो स्नातक और जो परा स्नातक की जो डिग्री होती है, तो वो बेसिकली जो है वो टर्सरी एजुकेशन में कवर हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रेजुएशन की डिग्री है और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये कम, इनकी हिस्सेदारी कम रह जाती है। ठीक है, किन्हीं कारणों से कम रह जाती है। ठीक है, अभी कारण हम लोग देखेंगे क्या कारण है, तो वो कम रह जाती है। ये स्टडी की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, कि टर्सरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो स्नातक है, स्नातक है, उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन कम रह जाती है, जबकि बॉयज का परसेंटेज 35% है। ठीक है, तो ये स्टडी हमने देखा कि क्या स्टेटस है। पहले हमने क्या देखा कि क्या एक तरीके से कदम उठाया गया है वुमेन के लिए। दूसरा हमने देखा कि क्या स्टेटस है फिलहाल। अब हम लोग देखते हैं कमियां क्या है। कमियां क्या है, सबसे पहले कमियां क्या है ये देखते हैं। ठीक है, कमियां क्या है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको आप लोग आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली ये टॉपिक जो है आपका GS1 और GS3 से रिलेटेड है। GS1 और GS3 से रिलेटेड है ये टॉपिक जो है आपका, वो GS1 और GS3 से रिलेटेड है। ठीक है, GS1 में बेसिकली रोल ऑफ वुमेन, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। और GS3 में बेसिकली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो हिस्सा होता है, उसमें यही होता है कि बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया को कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, क्या स्थिति है। तो उससे रिलेटेड, ये मेंस से रिलेटेड टॉपिक है GS1 और GS3। ठीक, तो बेसिकली इसमें आप आंसर राइटिंग इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या स्टेप उठाए गए हैं, क्या स्टेटस है और क्या कमियां हैं। तो कमियां बेसिकली पेट्रियार्कल कंडीशनिंग, पेट्रियार्कल जैसे हिंदी है इसका पितृसत्तात्मक, तो ऐसे अभी भी हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट 60%, ऑलमोस्ट 60% जो है अभी भी इंडिया जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। और ग्रामीण कोई दिक्कत नहीं है, कोई ग्राम से दिक्कत नहीं है। बेसिकली स्मार्ट इंडिया को बेसिकली स्मार्ट ग्राम मतलब स्मार्ट विलेज बनाने पे बेसिकली जोर दिया जाना चाहिए। और स्मार्ट विलेज बेसिकली सिर्फ इंटरनेट पेनिट्रेशन से या मॉल्स बन जाने से स्मार्ट कोई नहीं बन जाता है। स्मार्ट बेसिकली थिंकिंग होनी चाहिए। स्मार्ट बेसिकली क्या होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए। तो पेट्रियार्कल कंडीशनिंग बेसिकली क्या है कि प्रेशर टू कन्फर्म द सोसाइटल नॉर्म्स। तो वुमेन कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर है। प्रेशर क्या है कि उनको सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स, उनको सोसाइटी सामाजिक मानदंड, तो कुछ सामाजिक मानदंड को उनको पूरा करना है। उनको कुछ परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी है। और नेचर ने कहे चाहे ईश्वर ने कहे, नेचर ने, प्रकृति ने जो चाइल्ड बर्थ की एक तरीके से भूमिका है वो वुमेन कम्युनिटी को दे रखी है। ठीक है, क्योंकि महिला ही जो है बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसकी वजह से जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं किन्हीं कारणों से। और फिर जो है वो एक तरीके से अपने करियर में चाहे एजुकेशनल करियर हो, प्रोफेशनल करियर हो, उसमें वो पीछे रह जाती हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। तो पहली बात ये होगी पेट्रियार्कल कंडीशनिंग। दूसरा हो गया ड्यूअल रोल सिंड्रोम। तो ड्यूअल रोल सिंड्रोम जैसे डोमेस्टिक, तो ये बेसिकली होगी दोहरी भूमिका, इनकी जो बेसिकली दोहरी भूमिका है। ठीक है, तो इनकी दोहरी भूमिका इनको निभानी पड़ती है। तो दोहरी भूमिका बेसिकली इनको निभानी पड़ती है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे एक महिला जो है काम भी करती है, ठीक है, उसको फिर हो सकता है घर पे आने के बाद उसको अपने बच्चे को भी संभालना है, पहली बात, अगर बच्चा छोटा है तो। और दूसरी बात बेसिकली उसको किचन के भी कुछ काम करने हैं, समझ रहे ना, और उसको कपड़ों में प्रेस भी करना है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली उसके ऊपर दोहरी भूमिका आ जाती है। इसका बहुत ही एक कॉन्साइज जो मैं एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही कॉन्साइज जो है, मैं थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए एक बच्चा गोलू है, ठीक है, और एक बच्ची जो है वो मोनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्या है इंडिया का। थोड़ा सा मैं बाल बना दे रहा हूँ ताकि ये लड़की लगे। ठीक है, तो ये गोलू है और ये, सॉरी, ये गोलू है और ये गोलू है, ये मोनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं, दोनों बच्चे हैं, भाई बहन है, एक ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे से टाउन में बेसिकली ये रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी छोटे से टाउन में या ग्रामीण में रहते हैं, जिसमें कि इंडिया की ज्यादातर आबादी जैसे रहती है। इंडिया की ज्यादातर आबादी जो है ग्रामीण या छोटे शहरों में ही रहती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो गोलू और मोनी जो है ऐसे ही जगहों से हैं। ठीक है, माता पिता भी जो है वो सामान्य वर्ग से हैं,
सामान्य वर्ग से हैं और मध्यम जो है वर्ग है उसी में से हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे नहीं है, जैसा कि इंडिया में सामान्य आबादी जैसी ज़्यादा आबादी रहती है, ठीक है। तो गोलू, मोनी दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अब मान लीजिए 10th का एग्जाम हुआ, 10th का एग्जाम हुआ, जो गोलू है, गोलू के 70% आए, अब मोनी के बेसिकली आएंगे 72%, ठीक है। तो मोनी जो है गोलू से 2% एक्स्ट्रा लाई, ठीक। अब जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करे, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करे, चाहे मेडिकल की तैयारी करे, ठीक है। तो बेसिकली जो है, जो छोटा टाउन है या गांव है, वहां पे उनको फैसिलिटी नहीं है, कोचिंग फैसिलिटी नहीं है। खैर आज तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, आज ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके लिए भी बेसिकली मान लीजिए कि कुछ ऐसे उनको शहर भेजना है, पढ़ाना है, शहर भेज के पढ़ाना है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, चाहे अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स उनको भेजने हैं। मान लीजिए गाँव पे सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट स्कूल ही है, अच्छे स्कूल नहीं है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे, उनके पास पॉसिबिलिटी है कि वो गोलू को भी भेज सकते हैं, मोनी को भी भेज सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस है, मैं कोई इसी अपने पूर्वाग्रह नहीं बता रहा हूँ, स्टेरियोटाइप नहीं, लेकिन बेसिकली ज्यादातर चांस है, जैसा कि आप ऑब्जर्व करेंगे, एक लड़के को भेजा जाएगा कि जाके शहर पढ़ाई करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वो वुमेन कम्युनिटी को भेज नहीं सकते, लड़की को भेज नहीं सकते। समस्या बेसिकली तब आ जाती है, इनके सिक्योरिटी को लेकर समस्या आ जाती है, इनके सिक्योरिटी को लेकर समस्या आती है। गोलू बेसिकली कहीं भी हॉस्टल में रह सकता है, अपना पढ़ाई कर सकता है, और मोनी जो है उसके लिए बेसिकली ज्यादा एक सिक्योर एनवायरनमेंट, पेरेंट्स भी जो होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, और कुछ ऐसी सोसाइटी की वजह से भी जो है, और ऐसे केसेज आते हैं, ऐसे केसेज आते हैं, हेरेसमेंट केसेज हों चाहे रेप केसेज हों, ऐसे केसेज आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसकी वजह से जो है पेरेंट्स में, सोसाइटी में जो है एक इनसिक्योरिटी होती है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरीका एनवायरनमेंट पढ़ने का, चाहे आगे बढ़ने का नहीं मिल पाता है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये एक ड्यूअल रोल सिंड्रोम है। और मोनी को बेसिकली घर आती है तो मोनी को बर्तन भी धुलने पड़ते हैं, कुछ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कुछ कपड़े भी धोने पड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की कुछ जिम्मेदारियां, कुछ खाना भी बनाना पड़ता है, मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन गोलू जो है बेसिकली अपना स्टड लड़का है, ये बेसिकली घूमता रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ, पढ़ाई करता है, मस्त रहता है। तो इस तरह की कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अटैच हो जाती हैं, जो अटैच हो जाती हैं गर्ल्स कम्युनिटी के साथ। और यहीं पर जो है एक बार जो ये डिवीजन है गोलू और मोनू के बीच में, एक बार जो एक तरीके से डिफरेंस, एक जो एक शुरुआत में जो है वो डेवलप हो गया, तो वो बेसिकली गोलू जो है अपने करियर में एक्सेल कर जाएगा, वो कहीं आईटी इंडस्ट्री में काम करेगा, और मोनी जो है वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अटैच हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से डिफरेंस हो जाता है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि ज्यादातर जो ऊपर लीडरशिप पोजीशन में जो किसी काम, जहाँ पे वर्क प्लेस है, कोई इंडस्ट्री है, चाहे कोई जॉब प्लेस है, तो लीडरशिप पोजीशन में मान लीजिए ज्यादातर मेन कम्युनिटी है लीडरशिप पोजीशन में, मान लीजिए ज्यादातर यही ऐसा ही है, ठीक है। वुमेन कम्युनिटी भी है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर प्लेसेस पे मेन कम्युनिटी है, ठीक। तो बेसिकली मेन कम्युनिटी का सबकी एक थिंकिंग होती है, सबकी एक थिंकिंग होती है। जैसे हिंदी साहित्य वाले दो वर्ड हमेशा सुनते होंगे, हिंदी साहित्य वाले दो वर्ड हमेशा सुनते होंगे, एक होता है स्वयं, एक होता है संवेदना, ठीक है। एक होता है स्वयं, एक होता है संवेदना। इसमें एक वर्ड हमेशा हिंदी साहित्य वाले पढ़ते होंगे कि संवेदना, संवेदना कितनी भी गहरी हो, संवेदना कितनी भी गहरी हो, वो स्वयं वेदना नहीं बन सकती, संवेदना कितनी भी गहरी हो वो स्वयं वेदना नहीं बन सकती। तो एक जो वुमेन कम्युनिटी की क्या उनको समस्याएं होती हैं, उनको किस तरीके के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे कहीं भी हो, तो वो खुद ही समझ सकते हैं। वो वुमेन कम्युनिटी एक वुमेन की क्या समस्या है, चाहे मेंटल इश्यूज हो, फिजिकल इश्यूज हो, वो समझ सकती है। लेकिन मेन कम्युनिटी जो है बेसिकली उनके संवेदना हो सकती है, सिंपैथी हो सकती है, निश्चित तौर पे हो सकती है। एक मेन को एक वुमेन के प्रति सिंपैथी हो सकती है, संवेदना हो सकती है, लेकिन वो कभी भी संवेदना नहीं बन सकती। जो वो फील करती हैं वो कभी ये फील नहीं कर सकते। तो यही बात है, लीडरशिप पोजीशन पे मेन कम्युनिटी तो है, लीडरशिप पोजीशन पे मेन कम्युनिटी है, लेकिन वुमेन जो एम्प्लॉय हैं कैसे उनके साथ ट्रीट करना है, उनको किस प्रकार से करियर में आगे ले जाना है, वो नहीं है। इसके अलावा ये सोचते हैं, जो लीडरशिप पोजीशन पे जो कंपनियां होती हैं, ये सोचती हैं कि भाई इनको मैं इंसेंटिव दिया, इनको मैं प्रमोशन दिया, वुमेन कम्युनिटी को इंसेंटिव दिया, प्रमोशन दिया, हो सकता है ड्यू टू मैटरनिटी, मातृत्व अवकाश की वजह से या किसी जिम्मेदारी की वजह से, हो सकता है कल मेरी नौकरी ये छोड़ दे, कल मेरी नौकरी ये छोड़ दे, तो फायदा क्या होगा इतनी सारी सैलरी देने का, इतनी सारी पर्क्स एंड फैसिलिटीज इनको देने का फायदा क्या होगा। तो इस वजह से जो है बेसिकली ये इनको प्रमोशन, चाहे इनको ज्यादा महत्व तो नहीं देते, उसकी उसकी जगह पे वो किसी मेन एम्प्लॉय को ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। और इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी जो है बेसिकली आपने सुना होगा शी बॉक्स। तो शी बॉक्स जो है
ये सेक्सुअल हेरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली ये आया था। इसमें यही है कि कोई भी वर्क प्लेस है, कोई भी वर्क प्लेस है और वहाँ पे कोई भी सेक्सुअल हेरेसमेंट अगर इस तरह के कुछ उनको फेस करना पड़ता है, तो वो अपना कंप्लेंट जो है ये शी बॉक्स के अंतर्गत जो है बेसिकली अपना कंप्लेंट क्या कहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस जो है ये हो गया। इसके अलावा फ्यूअर रोल मॉडल्स, तो रोल मॉडल्स मैं नहीं मानता कि रोल मॉडल्स की कमी है। निश्चित तौर पे जहां तक मेन कम्युनिटी की अपेक्षा है, क्योंकि ज्यादा लोग अभी हैं एक्सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी अपेक्षा जो है बेसिकली थोड़ी कम हो। लेकिन महिलाएं जो है एक्सेल कर रही हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो। यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, तो मैं कुछ आपको आंकड़े दे देता हूँ। इंडिया में टेसी थॉमस हैं, टेसी थॉमस साइंटिस्ट हैं। मैं साइंटिस्ट के नाम आपको बता रहा हूँ, जो आप आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। आपने और इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, टेसी थॉमस। इसका रितु करिधल, रितु करिधल, ये सभी साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा गगनदीप कांग, गगनदीप कांग, ठीक है। इसके अलावा शिवाक्षी रामाकृष्णन, शिवाक्षी रामाकृष्णन, ठीक है। 4-5 साइंटिस्ट के नाम तो मैंने बता दिए। तो रोल मॉडल्स की कमी नहीं है, रोल मॉडल्स की कमी नहीं है, उनको आगे आना चाहिए। और जो भी वुमेन कम्युनिटी है, गर्ल्स कम्युनिटी है, उनको बेसिकली जो है मोटिवेट करना चाहिए कि भाई हम एक्सेल कर रहे हैं, अगर हम एक्सेल कर रहे हैं और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हम इसमें कुछ अचीव किया है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स बताए गए जो कमियां हैं अपने समाज में। इसके अलावा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि साइंस के क्षेत्र में किस प्रकार से वुमेन कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, उसमें विज्ञान ज्योति हो गया, किरण हो गया, क्यूरी हो गया, बायोकेयर हो गया। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, स्कीम के नाम आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में तो आप कोट कर ही सकते हैं कि विज्ञान ज्योति है, किरण है, क्यूरी है, ये सभी इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में वुमेन कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए लिए गए। लेकिन आपको प्रीलिम्स में भी जो है टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अगर आपसे बोल दिया जाए, आपको प्रीलिम्स में एक ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ दे कि किरण स्कीम जो है, जो किरण स्कीम है वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, वुमेन के हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च किया गया है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि ये साइंस के क्षेत्र में वुमेन कम्युनिटी को, वुमेन साइंटिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, एनकरेज करने के लिए किरण स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने ये स्कीम लॉन्च किया है। तो ये सभी जो स्कीम्स हैं, चाहे विज्ञान ज्योति है, किरण है, क्यूरी है, बायोकेयर है, ये सभी स्कीम्स जो है बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में वुमेन कम्युनिटी को खासकर आगे बढ़ाने के लिए ये स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो इस जो टॉपिक में हमने विस्तार से चर्चा किया कि जो वुमेन कम्युनिटी है उसके अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट ने स्टेम सेक्टर में जो स्कीम लॉन्च किए हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या डाटा है अपने पास, कहाँ पे कमी है, ठीक है। तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया और मैंने आपको बताया कि ये GS1 GS3 में अगर आपसे पूछे तो भाई कि वुमेन कम्युनिटी का साइंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बेसिकली भी क्या स्थितियां हैं, क्या कंडीशन है और किस प्रकार से इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी। तो फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी जो है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी जो है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में जो है हम लोग कवर करेंगे कि बेसिकली ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी GS2 से रिलेटेड टॉपिक है, ये GS2 से रिलेटेड टॉपिक है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे बच्चे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर बता दिया कीजिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो GS2 से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिलेबस में दिया हुआ है इशूज रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और इशूज रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। तो उसको GS2 में कोट किया गया है वो सिलेबस में, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी है क्या, इसके बारे में समझते हैं, सिंपल सी बात, एकदम आसान भाषा में। तो बेसिकली एक सर्वे किया गया, आप ऐसे समझिए, एक सर्वे किया गया, एक स्टडी की गई, किसके द्वारा की गई? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी के द्वारा की गई। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी के द्वारा की गई स्टडी की गई। अच्छा, स्टडी में क्या किया गया? 10,000 स्कूल के बच्चों को, 10,000 स्कूल के बच्चों को, सॉरी 10,000 स्कूल है उसमें 86,000 बच्चों को, 10,000 स्कूल से 86,000 बच्चों को उठाया गया और उनकी स्टडी की गई। क्या स्टडी की गई? क्या स्टडी की गई? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उनकी लिटरेसी और न्यूमरेसी चेक की गई। लिटरेसी क्या होता है? साक्षरता। लिटरेसी क्या होता है? साक्षरता।
और बेसिकली न्यूमरेसी बेसिकली क्या होता है, अंक ज्ञान समझ लीजिए, समझ लें, मैथमेटिक्स सीखने की क्षमता। तो अंक ज्ञान बेसिकली उनकी साक्षरता और संख्यात्मकता, उनका अंक ज्ञान चेक किया गया और उनकी साक्षरता चेक की गई। बेसिकली क्या किया गया, 10,000 स्कूल के बच्चों को, 86,000 बच्चों को उनकी स्टडी की गई कि उनके अंदर बेसिक लिटरेसी है या नहीं है, बेसिक साक्षरता है या नहीं है, वो किसी लैंग्वेज में किताब पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब उनकी जो भी छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं, जो भी होती हैं, छोटी कहानियां होती हैं, चाहे जो भी होती हैं, वो बेसिकली पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, उनको अगर हम कुछ कह रहे हैं वो समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, वो ठीक से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये बेसिकली फाउंडेशनल लिटरेसी है, बेसिक साक्षरता, कि वो बेसिकली उनका एक फाउंडेशन, जैसे किसी घर का फाउंडेशन होता है, उसके बाद ऊपर बिल्डिंग बनती है, सिमिलरली बच्चों का फाउंडेशन जो है वो उनकी बेसिक लिटरेसी, उनकी साक्षरता है, और उनकी न्यूमरेसी, उनका अंक ज्ञान, वो बेसिकली चेक किया गया, वो बेसिकली चेक किया गया कि भाई उनके अंदर जो अंक ज्ञान है और बेसिक साक्षरता है वो है कि नहीं है। तो ये तीसरी क्लास के बच्चों का चेक किया गया, तीसरी क्लास के बाद के बच्चों का ये चेक किया गया फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी। ऐसा ही सर्वे नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी कराया जाता है, जो कि थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ एंड 10th क्लास के बच्चों को कराया जाता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। तो ऐसा ही सर्वे जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी है, लेकिन जो फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी है ये थर्ड क्लास के बच्चों का चेक किया जाता है कि उनकी बेसिक साक्षरता, बेसिक वो बोल पाते हैं नहीं बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, उनको अंक ज्ञान है या नहीं, प्लस माइनस उनको आता है कि नहीं आता है। कुछ उनको नंबर्स बोल दिया जाए, वो नंबर्स उनको पता है कि नहीं पता है, मान लीजिए उनको बोल दिया जाए कि भाई, उनको बोला जाए कि 10 रुपये लाओ, तो उनको उसको पता है कि नहीं भाई 10 रुपये क्या होते हैं, बेसिकली नंबर्स का खेल है, समझ रहे हैं ना। उसको बेसिकली शॉपकीपर के पास जा रहा है एक बच्चा और टॉफी खरीद रहा है, एक बच्चा टॉफी खरीद रहा है, शॉपकीपर के पास जा रहा है और 10 रुपये दे के डेयरी मिल्क मांगता है, डेयरी मिल्क मांगता है। तो उसको ये पता है कि नहीं पता है कि भाई 5 रुपये वापस भी लेना है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है ये लिटरेसी है बच्चों को आनी चाहिए, उसको लेके बेसिकली ये स्टडी की गई है। इसके अलावा क्या किया गया, इट इज ओनली स्टडी दैट हैज बीन कंडक्टेड इन 20 डिफरेंट लैंग्वेज। तो 20 भाषाओं में ये स्टडी की गई। ऐसी बात नहीं है कोई बच्चा अगर हिंदी या इंग्लिश जानता है तभी वो लिटरेट है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो इस बेल्ट में बेसिकली हिंदी बोली जाती है और इंग्लिश हम लोगों को सिखाया जाता है स्कूल्स में, इसलिए हम लोग समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश ही भाषा हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। केरल का बच्चा वो मलयालम में बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है। जो तमिलनाडु का बच्चा है वो तमिल में बोल सकता है, लिख सकता है। सिमिलरली जो कर्नाटक का बच्चा है वो कन्नड़ में सीख सकता है, बोल सकता है। जो आंध्र प्रदेश का जो बच्चा है वो तेलुगु में, समझ रहे हैं, तेलुगु में, तेलंगाना का तेलुगु में बोल सकता है, लिख सकता है। ओडिशा का ओडिया में, मणिपुर का मणिपुरी में, मिजोरम का मिजो में, महाराष्ट्र का मराठी में, समझ रहे हैं ना, पंजाब का पंजाबी में। तो सिमिलरली जो अपना रीजनल लैंग्वेज, जो उनका रीजनल लैंग्वेज है, वो बेसिकली जो है वो अपना बोल सकता है, लिख सकता है, उसमें वो अपना कैलकुलेट भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना। तो वो उसको आना चाहिए, तो वो बेसिकली चेक किया गया। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स आर कैटेगराइज इन 4 ग्रुप, तो 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। तो सबसे पहला जो है लैकिंग द मोस्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल। तो जो कैटेगरी बनाई गई, बच्चों की कैटेगरी क्यों बनाई गई, बच्चों की कैटेगरी क्यों बनाई गई, क्योंकि क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो क्लास में 50 बच्चे हैं, सभी की सीखने समझने की क्षमता एक समान नहीं होती है, सभी की सीखने समझने की क्षमता एक समान नहीं होती है। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर भी सवाल लिखा नहीं, बच्चे आंसर दे देते हैं, समझ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर बाद समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी समझ नहीं पाते, बेचारे समझ नहीं पाते, इनका फाउंडेशन ही वीक रह जाता है, इनका फाउंडेशन वीक रह जाता है और बाद में जो है हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी की गई और 4 कैटेगरी में बच्चों की स्टडी की गई, ठीक है। और फाइंडिंग्स क्या है, क्या पाया गया है, ये देखते हैं हम लोग। तो फाइंडिंग्स बेसिकली ये रही कि जो न्यूमरेसी है मतलब जो अंक ज्ञान है, उसमें ये देखा गया कि एट नेशनल लेवल 11% बच्चे डिड नॉट हैव बेसिक ग्रेड स्किल, तो 11% डिड नॉट हैव बेसिक ग्रेड लेवल स्किल। तो नेशनल लेवल पे जो है बेसिकली 11% ऐसे बच्चे थे जिनको बेसिक नॉलेज नहीं पता था, अंक ज्ञान संख्यात्मकता, उनको बेसिक नहीं, उनको नहीं पता था, समझ रहे ना। दैट इज द फाइंडिंग, ये पाया गया, ठीक। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स का क्या कहते हैं फाइंडिंग्स रहा। लिटरेसी में, जहां तक लिटरेसी की बात है, साक्षरता की बात है, तो इंग्लिश भाषा का देखा गया कि 15% स्टूडेंट्स वर फाउंड टू लैकिंग इवन बेसिक स्किल। तो अलग अलग भाषाओं में किया गया, तो ये इंग्लिश भाषा के बारे में ये स्टडी है। इसके अलावा अब मराठी का देख सकते हैं, बंगाली का देख सकते हैं, गुजराती का देख सकते हैं, हिंदी का देख सकते हैं। तो किस भाषा में
लिटरेसी कितनी लैक है? हिंदी भाषा में 21, हिंदी भाषा में 21% बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों की हिंदी भाषा में, ऐसे समझिए, जिन बच्चों की हिंदी भाषा में स्टडी की गई उन बच्चों में से 21% बच्चे ऐसे थे, 21% बच्चे ऐसे थे जिनको बेसिक हिंदी, बेसिक लिटरेसी नहीं पता थी। समझ रहे हैं ना? तो मराठी भाषा में जो स्टडी की गई उसमें 17% बच्चे ऐसे थे जिनको बेसिक मराठी में लिटरेसी नहीं थी पता, ठीक है, मतलब साक्षरता उनकी कमी थी, बेसिक स्किल नहीं था। तो ये स्टडी की गई बेसिकली फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी में। तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में आपने समझ लिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी ने स्टडी किया, क्लास 3 के बच्चों का किया। टोटल 86,000 बच्चों की स्टडी की गई, 20 भाषाओं में की गई। कुछ कैटेगरीज जिन क्राइटेरिया पे किया गया वो ये 4 क्राइटेरिया हैं, 4 ग्रुप में डिवाइडेड है, और इसमें जो है क्या फाइंडिंग्स रही वो बेसिकली इसमें है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है इसमें यही था, बहुत ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं। तो इसके अलावा हम लोग कर क्या सकते हैं, बेसिकली किस प्रकार से जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो आपको कुछ स्कीम्स के नाम में बता देता हूँ। जैसे निष्ठा है, तो निष्ठा बेसिकली जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो है बेसिकली निष्ठा, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग के पे ध्यान दिया गया है। टीचर्स ट्रेनिंग, तो किस प्रकार से टीचर को पढ़ाना है, किस प्रकार से टीचर्स को पढ़ाना है, इस पे निष्ठा में ध्यान दिया गया है, इस पे निष्ठा में ध्यान दिया गया है। टीचर्स को इनोवेटिव वे में बच्चों को किस प्रकार से समझाया जाए, समझ रहे हैं ना? ऑनलाइन ऐप के थ्रू जो है हजारों की संख्या में टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है। तो इसके बाद बच्चों से किस प्रकार से इंटरेक्ट होना है, बच्चा समझ रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी ट्रेनिंग जो है, स्मार्ट टीचर ट्रेनिंग जो है बेसिकली ये निष्ठा के थ्रू किया जा रहा है। इसके अलावा टारगेट लिया गया है, निपुण भारत के तहत, टारगेट लिया गया है, निपुण भारत के तहत कि 2026-27 तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो सभी बच्चे हैं क्लास 3 हो सके तो क्लास 3 और नहीं हो सके तो क्लास 5 तक जो है बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, 3 से 9 साल तक के बच्चों को, 3 to 9 ईयर्स, तो 3 से 9 साल तक के बच्चों को बेसिकली इनको बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी बच्चों को समझा दिया जाना चाहिए। ये टारगेट लिया गया है निपुण भारत के तहत कि 3 से 9 साल तक के बच्चों को, चाहे वो क्लास 3 हो सके और 5th हो सके तो, सॉरी 3rd हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5th क्लास तक उनको फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो है उनको बेसिकली सिखा देना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने चर्चा कर लिया फाउंडेशनल लर्निंग और स्टडी के बारे में, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक हम लोग 2 टॉपिक आज हमने चर्चा किया, पहला वुमेन इन स्टेम और दूसरा टॉपिक जो था ये अपना फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, ठीक। अब अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन जो ये टॉपिक है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन से समझने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान लीजिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, मतलब एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इसके अंतर्गत आप लोग सुने होंगे कि इसके अंतर्गत मशीन लर्निंग जो है एक टर्मिनोलॉजी आप लोग सुने होंगे। इसके अंतर्गत आता है डीप लर्निंग। तो कुछ इसमें इंजीनियरिंग के टाइम पे कुछ कोर्सेज भी होते हैं मशीन लर्निंग के। तो बेसिकली जो होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी होती है। इसके अंतर्गत मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये इंक्लूडेड होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है वो न्यूज में इसलिए आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये टॉपिक जो है बेसिकली ये आपका जीएस 3 से रिलेटेड है, ठीक है। जीएस 3 से रिलेटेड है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिकली क्या एप्लीकेशन हो सकता है, तो उसको लेके बेसिकली ये जीएस 3 से रिलेटेड है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कि जीएस 3 से रिलेटेड है, ठीक। अब आइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी मशीन है, मान लीजिए कोई भी, सॉरी देख रहा हूँ जगह, मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है, कोई मशीन है, उस मशीन को बेसिकली सिखाया जाता है, मशीन लर्निंग मतलब क्या हुआ कि उस मशीन को सिखाया जाता है, ठीक है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ मशीन और रोबोट, कोई ऐसा मशीन है और रोबोट है, उसको कुछ ह्यूमंस की तरह सिखा दिया, उसको कुछ ह्यूमंस की तरह सिखा दिया और फिर उस मशीन का हम लोग यूज कर रहे हैं, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर से बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किसी मशीन को या किसी रोबोट को उसमें कुछ प्रोग्रामिंग कर दी, कुछ एल्गोरिथम सेट कर दिया, उसको कुछ सिखा दिया उसके थ्रू, और उसको कंप्यूटर से लिंक करके उससे बेसिकली जो है आप कुछ काम ले रहे हैं, मतलब ऐसे काम ले रहे हैं जो काम एक ह्यूमन बीइंग से, एक मनुष्य से उम्मीद की जाती है कि ऐसे काम वो करें, ऐसे काम वो करें, और ऐसे काम वो मशीन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसको बेसिकली कहते हैं मशीन लर्निंग, मशीन को ऐसा कुछ सिखा दिया, तो वही जो है इंक्लूडेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ मशीन और रोबोट कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर टू डू सम टास्क दैट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग, समझ रहे हैं ना। तो ह्यूमन बीइंग जो काम करते हैं, ऐसे ही काम जो है मशीन को ट्रेनिंग देकर आप काम करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, इसका एग्जांपल समझिए। जैसे आप सर्च इंजन छोड़िए, इस टॉपिक को आप समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली मान लीजिए आप गूगल सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, आपने उसको कुछ सर्च किया, आपने कुछ सर्च किया, जैसे मैंने सर्च किया। अब मैंने सर्च किया बेसिकली कि हे एलेक्सा, हे सीरी, मैंने कुछ सर्च किया कि प्ले म्यूजिक अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। तो मैंने कुछ एक बार सर्च किया कि प्ले जो है, प्ले किशोर दास सॉन्ग, प्ले किशोर कुमार सॉन्ग। तो उसने कुछ गाने बजा दिए, उसने कुछ मेरे को रिकमेंडेशन दे दिए, कुछ ने किशोर कुमार के जो भी गाने हैं उसके रिकमेंडेशन मेरे सामने आ गए, मैंने दो चार बार वो गाने सुन लिए। तो फिर क्या होगा कि बार बार जब भी मैं खोलूंगा, जब भी मैं वो अपना ऐप खोलूंगा या वेबसाइट खोलूंगा, तो बेसिकली अलग अलग जगह जो है वो बार बार रिकमेंडेशन आएगा, बार बार वो रिकमेंडेशन आएगा। जो ओल्ड म्यूजिक हैं, ओल्ड म्यूजिक मुकेश कुमार के हों, मोहम्मद रफ़ी के हों, लता मंगेशकर के हों, या किशोर कुमार के हों, तो उसके रिकमेंडेशन में बार बार मुझे वही गाने आएंगे, ओल्ड म्यूजिक्स आएंगे, समझ रहे हैं ना। एक बार मैंने सर्च कर दिया, तो जो मशीन ने देखा कि जो ये बंदा पुराने गाने सुनने चाहता है और किशोर कुमार से रिलेटेड गाने सुनने चाहता है, तो बार बार जो है मुझे अलग अलग गाने जो है वो दे रहा है रिकमेंडेशन में, समझ रहे हैं ना। तो ये बेसिकली किसका काम है, ये बेसिकली मशीन का काम है, ठीक है। वहां कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है मेरे टेस्ट को सुनने के लिए, वहां मशीन का काम है। इसके अलावा आप कहाँ देखते हैं, गूगल एप्स, जो गूगल मैप होते हैं, उसमें आप लोग सर्च कर लेते हैं कि भाई यहाँ जाना है, जैसे मुझे गोरखपुर में गोलघर जाना है, तो मैं सर्च कर लूंगा गोलघर जाना है, तो ऑलरेडी अपने आप जो इसमें मैप खुल जाता है, अच्छा ये भी रास्ता है जो गोलघर जा सकता है, ये भी रास्ता है जो गोलघर जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है गूगल मैप में, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कुछ एसी है, अपना जो एयर कंडीशन होता है, ठीक है, एयर कंडीशन, इसमें मान लीजिए कुछ ऐसा सेट कर दिया, इसमें कुछ ऐसा सेट कर दिया कि भाई जब भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, मतलब जब भी कमरा जो है वो गर्म हो गया, ठीक है, कमरा जो है गर्म हो गया, तो अपने आप जो है एसी ऑन हो जाएगा, अपने आप जो है बेसिकली एसी जो है वो ऑन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अपने आप जो है एसी ऑन हो जाएगा, तो ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और एक आसान सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमने यूपीएससी हिंदी पे हमने एक बंदे को एक रोबोट को बैठा दिया, एक रोबोट को बैठा दिया यहाँ पे, जिसका नाम ले लीजिए मोनू। तो मोनू एक रोबोट है जिसको मैंने यहाँ पे बैठा दिया। अगर आप कॉल करते हैं यूपीएससी हिंदी को, तो मोनू फोन उठाएगा, ठीक है। और आपने कुछ उससे पूछा कि भाई कुछ कोर्सेज के बारे में बताओ, कुछ यूपीएससी हिंदी कोर्सेज के बारे में बताओ, तो मोनू में कुछ फीडिंग की गई है, कुछ फीडिंग एल्गोरिथम सेट किया गया, प्रोग्रामिंग की गई है कि जब भी आप कोर्सेज के बारे में पूछेंगे, तो मोनू को बताया गया है कि भाई मोनू एक लाइन से जो है ध्रुव बैच के बारे में आपको बता देगा, आपको अंकुरन बैच के बारे में बता देगा, आपको एनसीईआरटी बैच के बारे में बता देगा। तो मोनू में ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग की गई है, समझ रहे हैं ना। तो एक ह्यूमन बीइंग का काम जो है ये मोनू कर रहा है, जो कि रोबोट है। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, समझ रहे हैं ना। तो आई होपफुल कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बात को समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम लोग समझ लिया कि भाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। ये जो है किस प्रकार से अपना काम आसान कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या होती है किसी भी चीज के साथ जो है प्रोज और कॉन्स होते हैं, किसी भी चीज के साथ प्रोज और कॉन्स होते हैं, किसी भी चीज के साथ उसके जो है फायदे और नुकसान होते हैं। समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहली बात जो है ये प्राइवेसी, प्राइवेसी को जो है ये हर्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है प्राइवेसी के अलावा
जो ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट है, जो अपना जॉब है, ठीक है, उसको बेसिकली रिप्लेस कर सकता है, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट को रिप्लेस कर सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसके इम्प्लीमेंटेशन में हाई कॉस्ट है, ठीक है, हाई कॉस्ट। तो हाई कॉस्ट है, इससे क्या होगा, टेक्नोक्रेट्स जो होंगे, जैसे डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, इसमें बेसिकली ह्यूमन, जो हम लोग लोकतंत्र में बेसिकली जो लोग होते हैं, यहाँ के लोग होते हैं, वो सरकार चुनते हैं। यही होता है ना भाई, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वहां से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होते हैं और फिर वो शासन करते हैं। यही है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, क्योंकि जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है। टेक्नोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके हाथ में जो है ढेर सारा पावर आ जाएगा, ढेर सारा पावर आ जाएगा। और लोगों से संबंधित डाटा, डाटा थेफ्ट, लोगों से संबंधित डाटा जो है इनके पास चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट रिप्लेस करेगा ही, कॉस्ट ज्यादा है ही, तो हर कोई जो है इसका फायदा उठा नहीं सकेगा, पहली बात। और कुछ जो है, जो टेक कंपनीज हैं, कुछ टेक कंपनीज हैं, इनका बोलबाला हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये बेसिकली जो है ओवरटेक करेंगे, ठीक, पावर्स को। और मास सर्विलेंस, मास सर्विलेंस तो होना ही है, ठीक है, मास सर्विलेंस, सबके पास गैजेट होगा, सबके पास डिवाइसेज होंगी, तो उससे जो है मेरे, जो एलेक्सा है, जो बेसिकली जो सर्च इंजन है, वो बेसिकली मेरे टेस्ट को समझ रही है, धीरे धीरे मैं सारा इन्फॉर्मेशन वो ले लेगी, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से जो है बेसिकली एक तरीके से प्राइवेसी को ये हर्ट करेगा, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपसे बताया कि क्या होता है, कि एक बेसिकली मशीन को सिखा दिया कि कुछ ह्यूमन बीइंग की तरह वो काम करे, और उसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, उसके बारे में मैंने कुछ एग्जांपल दिए। अब ये समझिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन जो है बेसिकली ये क्या है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन बेसिकली ये है कि एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में किस प्रकार से, एजुकेशन सेक्टर में किस प्रकार से जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जो एजुकेशन सेक्टर है, तो हम लोग का जो कन्वेंशनल तरीका है एजुकेशन का, जो हम लोग के गवर्नमेंट स्कूल्स में चाहे प्राइवेट स्कूल में है, वो बेसिकली एक क्लासरूम होता है। क्या होता है, एक क्लासरूम होता है। एक क्लासरूम में बेसिकली क्या होता है, एक बोर्ड होता है, जिसपे आगे टीचर पढ़ाता है, और सामने जो है 50 बच्चे बैठे होते हैं। सामने क्या होता है, 50 बच्चे बैठे होते हैं। टीचर ने कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, मान लीजिए मैथमेटिक्स में एलजेब्रा पढ़ा दिया, एक बार टीचर ने एलजेब्रा पढ़ा दिया, और 4 बच्चों ने बोल दिया भाई हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब बाकी जो 50 में से हो सकता है 10-20 बच्चे ऐसे होंगे जिनको भाई समझ ही में नहीं आया कि ये अलजेब्रा है क्या, एक्स वाई है क्या, वो जिंदगी भर बेचारे वही समझते रह जाएंगे, समझ रहे हैं ना। टीचर ने इन 4-5 बच्चों का रिस्पॉन्स, इन्होंने हाँ हाँ कर दिया, बस टीचर जो है अगले टॉपिक पे आ जाएगा, टीचर जो है अगले टॉपिक पे आ जाएगा। समझ रहे हैं, जो कन्वेंशनल तरीका है क्लासरूम का वो यही है, जो यही है, जो 4 बच्चे 10 बच्चे जो भी हैं वो रिस्पॉन्स दे दिए, समझ में आ गया, तो बाकी बच्चों को भले ही डाउट रहे वो पूछ नहीं पाते हैं। ये कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से मदद करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस प्रकार से मदद करेगा, वो आप देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली होगा क्या, कि मान लीजिए कोई क्लासरूम है, तो उसमें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के पास स्मार्ट गैजेट होगा। उनके पास क्या होगा, कुछ ऐसा लैपटॉप, टैब या कुछ भी कह लीजिए, एक स्मार्ट मान लीजिए टैब होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बैंड होगा, जैसे आप हाथों में जैसे घड़ी बांधते हैं, सिमिलरली जो है उनके मान लीजिए हेड बैंड्स होंगे, उनके सर पे जैसे हेडफोन होता है ना, वैसे ही हेड बैंड्स होंगे, कुछ ऐसे बैंड्स लगा दिए, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मैं बता रहा हूँ, कैसे यूज किया जा सकेगा, ठीक है। टीचर के पास भी एक कंप्यूटर होगा सामने, ठीक है, उसके पास भी बेसिकली कुछ इस तरह के स्मार्ट गैजेट हेडबैंड होंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि टीचर ने कुछ टॉपिक पढ़ाया, टीचर ने कुछ टॉपिक पढ़ाया बच्चों को, ठीक है। अब बच्चों से बेसिकली एक बार जो है पढ़ाने के बाद टीचर पूछेगा कि कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, तो बच्चों को बस अपने टैब पे एक बटन दबाना पड़ेगा, एक बटन बस इसे दबा देंगे तो टीचर के कंप्यूटर पे डाटा चला जाएगा, टीचर के कंप्यूटर पे डाटा चला जाएगा। अच्छा, 50 में से 10 बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया, समझ रहे हैं ना। एक बच्चे 50 के 50 बच्चे जो है एक साथ, 50 के बच्चे एक साथ जो है एक टीचर से जुड़ सकेंगे, एक टीचर से जुड़ सकेंगे। पहली बात इसका ये फायदा है, पहली बात इसका ये फायदा है। इसके अलावा इनके हेड बैंड्स जो होंगे,
इस पे कुछ न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन भी जो है वो मॉनिटर किए सकेंगे, न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन भी जो है उनके सिग्नल्स जो है वो मॉनिटर किए जा सकेंगे। अब पूछेंगे आप सर न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, तो साइंस टेक्नोलॉजी यूपीएससी में पूछता है ना तो उसको लेके ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरॉन्स जो है बेसिकली यूनिट ऑफ ब्रेन होता है, यूनिट ऑफ ब्रेन कह लीजिए, ये सर नर्वस सिस्टम कह लीजिए, यूनिट ऑफ ब्रेन जो हम लोग का दिमाग है, जो मस्तिष्क है, उसका बेसिकली जो है ये यूनिट होता है। और बेसिकली ये सेल होते हैं, क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका, हाँ। तो सेल्स होते हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट। तो बेसिकली ये सिग्नल लेते हैं, ये सेल्स होते हैं, ये जैसे कुछ सिग्नल लेते हैं। मैंने मान लीजिए मोनू है, मैंने कोई व्यक्ति है, मैंने रमन सर है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको मैंने कुछ बोला, उनको कुछ बोला, तो उन्होंने अपने रिसेप्टर के थ्रू, कान हो, आंख हो, जो भी रिसेप्टर जो भी प्रकृति ने दिए हैं, उस रिसेप्टर के थ्रू वो सुनता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सिग्नल्स उसके ब्रेन में जाते हैं, सिग्नल्स उसको ब्रेन में जाते हैं। मैंने बोला हेलो सर, उधर से रिप्लाई आएगा हेलो, ठीक है। तो वो बेसिकली सिग्नल जो है बेसिकली ये सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल्स जो है वो सिग्नल्स रिसीव करते हैं सिग्नल, और फिर जो है वापस सिग्नल देते हैं कि क्या कम्युनिकेट करना है, समझ रहे हैं ना। तो न्यूरॉन्स जो है बेसिकली ये सेल्स हैं जिनका काम है कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। आपको दो तीन टर्म पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स बेसिकली जो होते हैं, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स के पार्ट होते हैं वो डेंड्राइट, एक पार्ट होता है डेंड्राइट, डेंड्राइट जो होता है ये न्यूरॉन का एक पार्ट होता है। इसके अलावा जो होता है सेल बॉडी होता है, इसके अलावा एक्सॉन होता है, ठीक है। तो ये सभी न्यूरॉन्स के हिस्से होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक आसान भाषा में बताया कि न्यूरॉन जो होते हैं वो सेल होते हैं, सेल जो होते हैं बेसिकली ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन के थ्रू। और जब हम लोग सोते हैं, जब कोई सोता है, जब कोई स्लीपिंग मोड में होता है, उस समय जो है न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली रिलैक्स करते हैं, उस समय न्यूरॉन्स जो है बेसिकली रिलैक्स करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये बेसिकली न्यूरॉन्स का खेल होता है। और किसी बंदे को दो दिन सुला नहीं दिया जाए, और सोने नहीं दिया जाए किसी बंदे को, मान लीजिए उसको जगा दिया जाए, तो बेसिकली उसका जो है सिग्नल्स का जो स्पीड होगा, न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन का जो स्पीड होगा ट्रांसमिटिंग सिग्नल, वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सोएगा नहीं बंदा ठीक से, तो उसकी जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन है वो कम हो जाएगा। खैर, हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन देख रहे थे, तो उसमें बेसिकली यही था कि किस प्रकार से जो है बच्चों का मॉनिटर कर सकेगी। अब हेड बैंड से इनके न्यूरॉन्स के लेवल, अब बच्चा सो रहा है या बच्चे को समझ में नहीं आया, तो हो सकता है कुछ टीचर के पास एक ग्राफ बन जाए, कुछ एक ग्राफ बन जाए कि इतने बच्चों को बेसिकली इन्होंने सोचा ही नहीं, इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाए। कि इसके अलावा उनका हेल्थ मॉनिटर किया जा सकेगा, हेल्थ मॉनिटर, कि मतलब बच्चों का टेम्परेचर, मान लीजिए फीवर है तो टेम्परेचर उनके बैंड्स में पता चलेगा टेम्परेचर इसका हाई है, समझ रहे हैं ना। या उनका हार्ट बीट मॉनिटर होगा, उनका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर होगा, इसके अलावा उनकी मॉनिटरिंग ठीक से होगी, समझ रहे हैं ना। काफी एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। खैर इंडिया तो खैर काफी पीछे है इसमें, और चाइना में बेसिकली इस पे काफी स्टडी की जा रही है, और ऐसे स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन में यूज किया जा रहा है। खैर इंडिया में तो खैर अभी फिलहाल टीचर्स को ट्रेनिंग मिल जाए, ठीक ठाक स्कूल का स्ट्रक्चर बन जाए, और व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड लग जाए, यही बड़ी बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने समझा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, और एजुकेशन सेक्टर में किस प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है। और लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग का डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी 1 घंटा जो एक्सीड कर चुका है आज, तो लास्ट टॉपिक जो है पोषण अभियान। तो इसके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, तेजी से हम लोग कवर करेंगे। तो पोषण अभियान बेसिकली यही है कि ये जो है न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, समझ रहे हैं ना, जो पोषण है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, ठीक है, चाहे वो चिल्ड्रेन है, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर मतलब कि जो भी मिल्क फीडिंग मदर है, जो स्तनपान कराती हैं माताएं, इसके अलावा जो एडल्टेंट्स हैं, जो कि कम एज के लड़के लड़कियां हैं, उनका न्यूट्रिशन उनका पोषण जो है किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो उसको लेके ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, पोषण अभियान। पहली बात आपको समझ में आ गया कि पोषण अभियान है क्या, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आइए, ये बेसिकली टॉपिक न्यूज में क्यों आया, ठीक है, ये बेसिकली टॉपिक न्यूज में क्यों आया और क्या है इसमें, ठीक। तो पोषण अभियान जो है अपना GS2 से रिलेटेड टॉपिक है, GS2 से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें बेसिकली GS2 में कोट किया गया है, GS2 में कोट किया गया है वेलफेयर स्कीम रिलेटेड टू हेल्थ फॉर जो है जो वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, वल्नरेबल मतलब हिंदी थोड़ा सा, वल्नरेबल सेक्शन जिनके पास जो है बेसिकली कुछ कमी है, समझ रहे हैं ना। तो हेल्थ से रिलेटेड जो वल्नरेबल ग्रुप है, ये सब चिल्ड्रेन हो, इनकी हीमोग्लोबिन लेवल हो, तो बेसिकली एनीमिया हो, तो इन सब चीज से बेसिकली ये सब जो है प्रभावित होते हैं, तो उसको लेके बेसिकली ये पोषण अभियान है। तो GS2 से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है।
तो देखते हैं क्या पोषण अभियान में। तो हाल में जो इंडिया की रैंकिंग है, इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो 101st 21 में है, और 2022 में जो है वो 107th रैंक है, और चेक करिएगा 107th रैंक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो स्कीम्स गवर्नमेंट के लॉन्च करने के बावजूद इंडिया की रैंकिंग जो है, इंडिया काफी पीछे है, इंडिया जो है काफी पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करते हैं पता चलिए, वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये दो एनजीओ हैं, ये बेसिकली जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल निकालती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह के जितने भी रिपोर्ट होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन निकालती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पोषण अभियान जो है, पोषण अभियान जो है, पोषण अभियान जो है पोषण अभियान जो है बेसिकली, इसको लेके जो फाइंडिंग्स हैं, जो इसको लेके फाइंडिंग्स हैं, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में देखिए कि जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग जैसे टर्मिनोलॉजी आपको पता है, स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, अंडरवेट क्या होता है। तो स्टंटिंग जिन बच्चों की हाइट जो है वो एज के उसमें कम रह जाती है, मान लीजिए बच्चा जो है 10 साल 12 साल का हो गया लेकिन उसकी हाइट काफी कम है, तो उसके लिए स्टंटिंग यूज करते हैं। वेस्टिंग, और बच्चों की हाइट हो सकती है बढ़ जाए, हाइट हो सकता है 5 फुट 4 इंच का हो जाए, लेकिन उसका वेट काफी कम है, 30 किलो का ही है, समझ रहे ना। इसके अलावा अंडर वेट, तो किसी बच्चे का वेट जो है, वेट पर एज, मतलब एज के हिसाब से अगर वेट कम है उसको अंडर वेट कहते हैं। तो ये फाइंडिंग्स है बेसिकली, ये फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट का डाटा है, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ लिखा है कि 6 से 59 माह, तो 59 महीना जो है बेसिकली 5 साल हो गया, तो इसमें 67%, ये परसेंटेज है, इतने परसेंट बच्चे एनेमिक हैं। और 15 से 49 साल, जो कि एक तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन का जो बेसिकली ये है, इसमें 52% वुमेन एनेमिक हैं। एनेमिक क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया बेसिकली क्या होता है कि ब्लड में आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन सप्लाई, हम लोग के बॉडी जो सेल्स होते हैं, जो हम लोग के बॉडी के हिस्से होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। तो ये समस्याएं बेसिकली हो जाती है एनीमिया में, और जिसकी वजह से जो है फेटिक मतलब थकावट होती है, और हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, ये सब समस्या एनीमिया में हो सकती हैं। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने वीकली आयरन फोलिक एसिड, बेसिकली एक स्कीम है कि भाई जो वीकली आयरन फोलिक एसिड जो है उसे टेबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, समझ रहे ना। तो ये सभी स्कीम्स हैं, और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ज्यादातर इसकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही है। इसमें बेसिकली 0 से 6 साल के बच्चे, 0 से 6 साल के बच्चे, और महिलाएं, और महिलाएं और गर्ल्स, इनको बेसिकली इंक्लूड किया गया है, और इनके न्यूट्रिशन हो चाहे हेल्थ हो, उस पर जो है ध्यान रखा गया है। ठीक है, 1975 में लॉन्च किया गया था। तो ये 4-5 फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि 1975 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत 0 से 6 साल के बच्चे और वुमेन कम्युनिटी, और इनके न्यूट्रिशन को सुधारने के लिए किया गया था। अगला है मिड डे मील। तो मिड डे मील जो है बेसिकली 1995, मिड डे मील जो है बेसिकली ये 1995 में जो है बेसिकली ये लॉन्च किया गया था। और शुरुआत में जो है बेसिकली बच्चों का स्कूल एजुकेशन में, स्कूल में किस प्रकार से एनरोलमेंट, स्कूल में किस प्रकार से एनरोलमेंट बढ़ाना है, उसको लेके किया गया था कि खाना देंगे बच्चों को दोपहर का, तो बच्चे स्कूल आएंगे। ठीक है, शुरुआत में प्राइमरी 1 से 5 क्लास के बच्चों को किया गया था, बाद में बेसिकली 5 से 8 के बच्चों को, बेसिकली 6 से 8 के बच्चों को इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसमें जो है 100 ग्राम और 150 ग्राम, इनको 100 ग्राम और इनको 150 ग्राम जो है वो फूड ग्रेन जो है बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एग्स और मिल्क और एग भी जो है बेसिकली ये प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि सिर्फ खिचड़ी खिलाने से कुछ होने वाला नहीं है, उनका न्यूट्रिशन जो है वो, उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, और ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मिड डे मील के बारे में हो गया। अब ये दोनों जो स्कीम है बेसिकली ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इसमें जो है 5,000 जो है बेसिकली रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में,
3 इंस्टॉलमेंट में। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लीजिए या जाकर गूगल पे एक बार फिर से देख लीजिए। 5,000 रुपये दिए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, एक बच्चे के लिए जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक फर्स्ट चाइल्ड के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में एक चाइल्ड के लिए दिए जाते हैं, और जननी सुरक्षा योजना में 1,000 रुपये दिए जाते हैं। तो टोटल जो है 6,000 दिए जाते हैं। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उनके एम्प्लॉयमेंट में जो भी बेनिफिट मिलता है वो वहां से मिल जाता है, बाकी सारी महिलाओं को ये इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये 4 स्कीम बारे में हम लोग डिटेल थोड़ा सा जो भी फैक्ट्स थे वो इंपॉर्टेंट बता दिया। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो नाम से पता चल रहा है फूड सिक्योरिटी, मतलब जो भी उनकी फूड रिक्वायरमेंट है उसको इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो है 75% रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र के 75%, और शहरी क्षेत्र अर्बन एरिया के 50% लोगों को बेसिकली इसका बेनिफिट टारगेट किया गया है। और फिलहाल जो है टोटल इंडिया के 67%, लगभग 80 करोड़ लोग जो हैं इससे बेनिफिटेड हैं, लगभग 80 करोड़ इससे बेनिफिटेड हैं अभी, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें 5 किलो फूड ग्रेन दिया जाता है, 5 किलो फूड ग्रेन दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ, तो 5 किलो फूड ग्रेन दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देख लिया। तो पोषण अभियान बेसिकली यही है कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन बढ़ाना है, और उससे रिलेटेड जो बेसिकली स्कीम थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। और ये जो डाटा है आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या अभी फिलहाल स्टंटिंग, वेस्टिंग एनीमिया का क्या डाटा है, ठीक। तो आज जो 4 टॉपिक हम लोगों ने देखे, वुमेन इन स्टेम, उसके बाद हम लोगों ने देखा जो फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी है, ठीक है, और तीसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और चौथा जो है बेसिकली पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। और जो प्रीलिम्स से स्पेसिफिक टारगेट टॉपिक जो था उसमें हमने रामसर साइट्स कवर किए, ठीक। तो ये सीरीज जो है बेसिकली मैंने फिर से स्टार्ट किया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सीरीज जो है ये आपका चले, प्रीलिम्स तक चले, और आप लोग इससे बेनिफिटेड हो, ठीक है, फायदा उठाएं। तो ये मैं कोशिश करूंगा, तब तक जो है आप लोग ठीक से पढ़ते रहिए, और जो भी सुधार क्वालिटी कंटेंट होगी वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो भी सुधार जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होगा मैं कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जो है आप लोग इसको ठीक से पढ़ते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कवर कर लीजिए, ठीक है, और इसको पाइल अप ना करें, लास्ट के लिए ना छोड़ें, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।